जय हिंद प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो चलिए आज नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो इसमें जो है से आपका क्लास 12 का जो है से पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट हुआ था, जिसमें जो है से पहला चैप्टर जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर जो है से ये पार्ट 2 है। कितना, तो ये जो है से पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं देखें तो उसको भी जा करके देखिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और अभी बाबू चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक नोटिफिकेशन सबसे पहले नहीं पहुँचेगा। तो चलिए देखते हैं कि पिछले वीडियो में कहाँ तक पढ़ लिए थे, उसके बाद आगे आज देखेंगे। तो क्यूबा मिसाइल संकट देख लिए थे, है ना। इसके बाद देख लिए थे क्यूबा में मिसाइल संकट के समय नेता कौन कौन थे, इस सब के बारे में देख लिए थे। अगर नहीं देखें तो जा करके उसको भी देखिए, ठीक है। और जो पढ़ा रहे हैं बाबू वो आपके लिए इनफ है, इससे ज़्यादा जो है आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहीं पे रोके थे, ठीक है। तो अपरोध से क्या अभिप्राय है, इसका मतलब क्या होता है। तो जब दोनों पक्ष बहुत ताकतवर हो और एक दूसरे से को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं हो, ऐसे में कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा मोल लेना नहीं चाहेगा। इसी को जो है से अवरोध कहते हैं। इसका मतलब क्या है ना कि जब दोनों पक्ष क्या चाहिए तो ताकतवर हो। जब दो गो पक्ष जब आपस में लड़ने वाले हो तो क्या चाहिए, ये भी उतना ही ताकतवर हो और ये भी उतना ही ताकतवर हो। तो दोनों को एक मन में शंका चलती रहती है, जैसे कि ऐसा ना हम युद्ध करें तो हमको ज़्यादा घाटा हो जाए, इसको युद्ध करें तो इसका युद्ध घाटा हो जाए। जैसे देखिए आपस में जब आपस में लड़ाई भी देखते होंगे, जब बाहर के हिस्से में देख जाइएगा, बाहर निकलिएगा तो देखिएगा कि जो कम मतलब ताकतवर होते हैं उसी के साथ जो है से लड़ाई ज़्यादा होता है। जैसे कि मान के चलिए कि आप जो है से एक गरीब को मार दिए, तो गरीब को मार दिए तो आप बहुत बड़ा इंसान नहीं बन गए। वही बात जब करके जो है से क्या चाहिए तो विधायक के बेटा को मार के दिखाइए तब पता चलेगा। लेकिन हाँ, जब दो आपस में विधायक मान के चलिए कि लड़ रहे हैं तो देखिए अगर दोनों हमला नहीं बोलते, उसी तरीक़ा से जो है से जब दो देश आपस में ताकतवर होते हैं तो उसको जो है से मोल लेने की खतरा जरूरी नहीं पड़ती है। ऐसा अवरोध किसके किसके बीच पैदा हुआ था, तो ये जो है से कौन कौन थे, तो अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही ताकतवर देश थे। इन्हीं का भी जो है से ऐसा देखने को मिला। इसी को जो है से क्या चीज कहा जाता है, तो शीत युद्ध कहा जाता है ना, शीत युद्ध कहा जाता है। इसी के कारण से दोनों के बीच युद्ध नहीं होता है और विश्व तीसरे युद्ध को जो है से बच जाता है। इसी को जो है से ऐसे जो है से तीसरे युद्ध से बच जाते हैं। इसका मतलब समझिए, जब दो देश आपस में लड़ रहे थे जिसको शीत युद्ध का संज्ञा दिया गया था, कौन कौन लड़ रहे थे, तो अमेरिका और सोवियत संघ जो दो गुट लड़ रहे थे। इसी के कारण जो है से दोनों विश्व युद्ध नहीं होता है और इससे क्या चीज़ होता है, तो दुनिया को लगता है ना कि हम तीसरे विश्व युद्ध से बच गए। अगर ये युद्ध हो जाता तो एक जो है से एक नया तीसरा युद्ध देखने को मिलता। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ऐसे जब युद्ध हुए थे तो दो जो है से गुट बनाए गए थे, एक था अमेरिका की तरफ से और दूसरा था किसके तरफ से, तो सोवियत संघ की तरफ से। तो ऐसे गुट क्या चीज काम कर रहे थे, तो देखिए जब युद्ध हो रहा था तो युद्ध को लड़ने के लिए कोई तो संगठन होनी चाहिए ना। इसके लिए जो है से दो गुट बनाए गए थे। कौन कौन गुट बनाए गए थे, तो एक दो अमेरिका की तरफ जो पश्चिमी जर्मनी से मतलब कि पश्चिमी एरिया से जो लड़ रहा था बाबू, वो क्या चीज था, तो पश्चिमी की दुनिया कौन था, तो अमेरिका था, ठीक है। और पूर्वी की दुनिया कौन था, तो सोवियत संघ था। ऐसे जो गुट थे ये लोग आपस में लड़ने के लिए जो है से गुटों का निर्माण यानी कि संगठन को रखते थे, जिसको जो है से आपस में लड़ाई के लिए जो है से क्या चाहिए, तो सैन्य को तैयार किया करते थे। ऐसे में देखिए अमेरिका की तरफ से जो है से कौन सा गुट था, तो नाटो के बारे में अब देखते हैं कि नाटो क्या चीज़ था। आखिर जो है से अमेरिका, नाटो का स्थापना किसने किया था, तो अमेरिका ने किया था। नाटो का मतलब क्या चीज़ होता है, तो नाटो का पूरा जो नाम है बाबू वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब क्या चीज़ होता है, इसका हिंदी देखिए, इसका होता है उत्तरी अटलांटिक संगठन। क्या चीज़, तो उत्तरी अटलांटिक संगठन। इसका डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछता है कि नाटो का फुल फॉर्म क्या चीज़ होता है, यानी पूरा नाम क्या चीज़ होता है, तो क्या चीज़ मानिएगा, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ये हो गया हिंदी। लेकिन आप अगर इंग्लिश में पूछ लेता है तो क्या चीज़ याद रखिएगा, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका जो स्थापना हुआ था बाबू ये 4 अप्रैल क्या अप्रैल को, तो 4 अप्रैल जो है से 4 अप्रैल कितना को, तो 1949 का जो है से इसका स्थापना हुआ था। इतना बात याद रखिएगा। तो नाटो कैसा संगठन था, तो ये जो है से सैन्य संगठन था। ये किसके तरफ से था, तो ये जो है से अमेरिका की तरफ से था। किसके तरफ से, तो अमेरिका की तरफ से था, ठीक है।
नाटो का पूरा नाम क्या चीज़ था? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। उसके बाद देखते हैं इसका स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना जो है से 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या चीज़ था? तो सभी सदस्य मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। इसका मतलब क्या चीज़ था ना कि नाटो एक संगठन बनाया गया था जिसमें जो है से जो भी पश्चिमी की तरफ से लड़ रहे थे, पश्चिमी की दुनिया में, लेकिन पहली दुनिया में जो अमेरिका की तरफ से था, उसका कहना था ना कि ये नाटो में जितने भी सदस्य थे उनका कहना था कि अगर एक पर हमला होता है, मान के चलिए कि इसमें जो है से कितने हैं, तो देखिए मान के चलिए कि नाटो में 5 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? तो 5 सदस्य हो गए। इसमें जो है से कितने सदस्य हो गए? तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, ये 5 सदस्य है। अब कहना इसका ना है कि अगर मान के चलिए कि इसको पर अगर हमला होता है तो ये मानेगा ना, ये पांचों संगठन में नाटो के सदस्य हैं, अगर इस पर हमला होगा तो इसमें माना जाएगा ना कि हम 4-5 पर ही हमला हुआ, इसलिए इसका जो है से रक्षा कौन करेंगे? तो ये 4-5 मिलकर जो है से इसका रक्षा करेंगे। मान के चलिए इसको पर अगर हमला होता है तो ये जो है से 4-5 मिल करके इसको बचाएंगे। उसी के बारे में बताता है कि इसका मुख्य उद्देश्य था क्या चीज़ था? तो सभी सदस्य जो देश हैं वो मिलजुल कर जो है से एक दूसरे के हेल्प करने के लिए। तो नाटो से इतना ही बनता है। ठीक है, पूछेगा कि नाटो के बारे में लिखे, तो नाटो का स्थापना जो नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका 4 अप्रैल 1949 को जो है से इसका स्थापना हुआ था। किसने किया था? तो अमेरिका ने किया था। नाटो जो है से उसका मुख्य उद्देश्य क्या जी था? तो सभी सदस्य जो मिले जुले कर रहेंगे उसको जो है से मदद करना इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद अगला देखिए पॉइंट, कहता है कि अगर एक पर हमला होगा तो उसे अपने ऊपर हमला माना जाएगा, मिलजुल कर मुकाबला करेंगे। वही बात है कि अगर एक पर हमला हो जाएगा ना तो मानेगा कि हम सभी पर, जितना भी नाटो में सदस्य थे उन सभी पर जो है से हमला हुआ। इसी को जो है से नाटो के लिए स्थापना, इसलिए नाटो का स्थापना हुआ था। जैसे कि मान के चलिए कि आप 4 मित्र हैं, अब 4 मित्र हैं, पता ना लड़की में ऐसा होती होगा या नहीं होता होगा, नहीं उतना पता, लेकिन हाँ लड़के में मान के चलिए कि अगर 4 दोस्त हैं तो क्या चीज़ होता है कि एक पर हमला हो जाए, मान के चलिए कि इसका जो है से कहीं पे हो गया, आपस में वजह कहीं पे रोड पे हो गया, ये तुरंत खटाक से फ़ोन लगाएगा किसके पास? इसके पास। इसको कहेगा भाई ऐसा हो गया, तुरंत इसके पास लगाएगा, इसके पास, और 4-5 मिल करके तुरंत यहीं पे पहुंच जाएगा और लगेगा कि मान के चलिए कि इसी पर हमला हुआ। एकदम भयानक तरीका से हम है तेरे भाई जोगिंदर खड़ा है, उसी तरीका से लड़ लिया जाता है, मुकाबला कर लिया जाता है। उसी लिए जैसे नाटो सेम वैसा ही होता है कि नाटो में जितना भी सदस्य था अगर किसी एक पर हमला होता है तो उसको जैसे पूरा मान लिया जाएगा कि हमको पर ही हमला हुआ और सब मिल करके उसका मुकाबला करेंगे। इसलिए नाटो का स्थापना हुआ था। एक और संस्था था जिसको नाम था क्या चीज़? तो सेंटो। अब सेंटो किस लिए स्थापना हुआ था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका कौन जो है से स्थापना किया था? तो देखिए सेंटो का जो है से बाबू स्थापना किसने किया था? देखो सर, सबसे पहले देखते हैं कि सेंटो का पूरा नाम क्या था? तो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बाबू कि दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। क्या होता है? तो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब होता है दक्षिण पूर्व एशिया संधि होता है। इसका जो स्थापना हुआ था बाबू एक कब हुआ था? तो सीटो का स्थापना जो हुआ था ये 1954 में हुआ था। कब हुआ था? याद रखिएगा, सारा पूछता है आपका। 1954 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या चीज़ था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था देखिए क्या चीज़ था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि उद्देश्य साम्यवादी की विस्तारवादी नीतियों से दक्षिण पूर्व एशिया को रक्षा करना। क्या चीज़? तो साम्यवादी की विस्तारवादी नीति से जो है से दक्षिण पूर्व एशिया को जो है से क्या चीज़? तो दक्षिण पूर्व एशिया को जो है से आपका रक्षा करना। इसका मतलब है ना कि साम्यवादी कौन थे? पूंजीवादी तो अमेरिका था। पूंजीवादी कौन था? तो अमेरिका था। और साम्यवादी जो देखने को मिला है वे सोवियत संघ था। तो वही बोल रहा है कि जो भी सोवियत संघ जो अगर उधर से साम्यवादी अगर विस्तार करने का कोशिश कर रहे हैं दक्षिण पूर्व एरिया में, तो वही उसको रक्षा करना है, उसको फैलने नहीं देना। इसलिए जैसे सेंटो का स्थापना किया गया था। सेंटो भी किसके देने से था? तो सेंटो भी जो ये संगठन था बाबू वे अमेरिका के तरफ से था। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि सेंटो का स्थापना जो है से कब हुआ था? तो 1954 का हुआ था। इसका जो है से पूरा नाम क्या चीज़ था? तो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य पूछता है कि मुख्य उद्देश्य क्या चीज़ था? तो ये जो है साम्यवादी विस्तारधारा को जो है से रोकना, किसको होता है? दक्षिण पूर्व एरिया में। ठीक है, अब चलते हैं सेंटो। नाटो देख लिए, सीटो देख लिए, सेंटो देखते हैं कि सेंटो एक ये भी संगठन था। कौन संगठन था? तो सेंटो भी एक संगठन था। इसका जो है से मुख्य उद्देश्य क्या चीज़ था? सेंटो के बारे में देखते हैं। देखिए सेंटो का पूरा नाम था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या चीज़ होता है बाबू? तो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है,
इसका जो है से केंद्रीय संधि संगठन, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि केंद्रीय संगठन। तो देखिए सेंटो का मतलब होता है ना सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हिंदी नाम होता है क्या चीज़, तो केंद्रीय संधि संगठन। डायरेक्ट पूछ लेता है कि सेंटो का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में है, क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिएगा बाबू, तो वहाँ से डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका जो स्थापना हुआ था बाबू ये 1955 को हुआ था। कब हुआ था, 1955 के। तो देखिए यहाँ से कितना बात याद हुआ। इसके बाद उद्देश्य इसका पहले देख लेते हैं, उसके बाद तीनों का मेकअप करेंगे, ठीक है। उद्देश्य क्या चीज़ था, तो सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना है, साम्यवादी के प्रभाव को रोकना है। किसको किसको, तो जो है से इसका भी मुख्य उद्देश्य था ना कि सोवियत संघ के जो है से मध्य पूर्व में से दूरी रखना है और इसका जो है से साम्यवादी का विस्तार को रोकना है। यानी तीनों का एक ही पर्पस था कि जो है से किसको से लड़ना है, तो सोवियत संघ से लड़ना है। किसे, तो सोवियत संघ से जो है से लड़ना है, इसी से लड़ना है, यानी कि फाइट करना, इसका जो है से वर्चस्व को आगे नहीं बढ़ा देना। अब देखते हैं एक एक करके। नाटो का स्थापना कब हुआ था, तो नाटो का स्थापना हुआ था 1949 को। कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है। सीटो का स्थापना कब हुआ था, तो 1954 को। और ये जो है से सेंटो का स्थापना कब हुआ था, 1955 को। इतना याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है सोवियत संघ ने 1955 में कौन सी संधि की थी। अब देखिए जब अमेरिका ने 3 को स्थापना कर दिया, अपना देने से 3 को जो है से संगठन स्थापना किया, तो उसी को देख करके जो है से एक सोवियत संघ ने भी एक ही संधि किया था जिसका नाम था वर्साई की संधि। इसका उद्देश्य क्या था, तो वर्साई की संधि का उद्देश्य था बाबू, ये इसका स्थापना कब हुआ था, सबसे पूछता है कि वर्साई का संधि किसने लागू किया था, तो सोवियत संघ ने। स्थापना कब हुआ था, तो 1955, याद रखिएगा। कब हुआ था बाबू, तो 1955 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना। देखो इसका जो है से नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना, इसका मतलब समझ रहे हैं। नाटो का स्थापना इसलिए किया गया था कि जो भी देश है उस पर जो एक पर हमला किया जाता है तो माना जाएगा कि सारा पर हमला किया जाएगा। यानी नाटो, सिंटो और सेंटो तीनों का मुख्य उद्देश्य था सोवियत संघ से बचाना। और वर्साई का भी जैसे मेन उद्देश्य क्या जी था, तो अमेरिका के गुटों के जो भी सीटो सेंटो ये सब में शामिल देश थे उससे जो है से मुकाबला करना। यानी कि इसको जैसे अमेरिका से बचने के लिए वर्साई की संधि किया गया था। इससे इतना ही क्वेश्चन बनता है कि सोवियत संघ वर्साई की संधि किससे संबंधित है, तो सोवियत संघ से, ठीक है। इसका स्थापना पूछ लिया जाता 1955 में। इसका उद्देश्य क्या जी था, तो नाटो में शामिल देशों के मुकाबले करना था, ठीक है। महाशक्तियों छोटे देश के साथ गठबंधन क्यों बनाती थी। अब देखिए महाशक्तियाँ छोटे देश के साथ संगठन क्यों बनाती थी, कि ऐसा क्यों होता था, तो क्योंकि इसलिए होता था ना, महत्वपूर्ण संसाधन थे उसके पास, भू क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, सैनिक ठिकाने के लिए और आर्थिक मदद के लिए जो है से महाशक्तियों छोटे देशों के साथ जो है से गठबंधन बनाते थे। किस लिए, तो महत्वपूर्ण संसाधन होना बहुत जरूरी है, भू क्षेत्र भी होना आवश्यक है ना, इसलिए जो है से अपना में मिलाने का प्रयास करते थे, सैनिक ठिकाने के लिए भी और आर्थिक मदद के लिए भी। अब देखते हैं कि 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों में दोनों महाशक्तियों ने किन संधि पर हस्ताक्षर किया था। देखिए कौन महाशक्तियों की बात हो रहा है, तो एक जो है से अमेरिका कौन, तो अमेरिका, और दूसरा जो है से सोवियत संघ। कौन बाबू, तो सोवियत संघ, ठीक है। ये दो ये बात हो रहा है, तो एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ की बात हो रहा है। तो कब के पूछता है कि जैसे किन संधियों पर हस्ताक्षर हुआ था, तो ये जो है से 3 संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। कितने संधि पर, 3 संधि पर। कितने के दशक में पूछ लेता है, तो पूछ लेता है, ये बात पूछता है तो याद रखिएगा 1960 के दशक में हुआ था। पहला जो संधि हुआ था बाबू वो परमाणु क्या चीज हुआ था, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि हुआ था। दूसरा जो हुआ था परमाणु अप्रसार संधि, और तीसरा जो हुआ था परमाणु प्रक्षेपपात्र परिसीमन संधि। यानी तीनों एक ही दशक में हुआ था, 1990 के दशक में ही हुआ था, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं कि शीत युद्ध के दायरे, यानी कि शीत युद्ध के दायरे कैसा था, तो अब आगे देखते हैं शीत युद्ध के दायरे के बारे में। जब हम शीत युद्ध के दायरे की बात करते हैं तो हमारा अर्थ ऐसा क्षेत्र से होता है जहां विरोधी खेमा में बड़े देशों के बीच संकट का अवसर आ जाए। विरोधी खेमा में जैसे बड़े देशों के बीच संकट का खेमा आ जाए, इसलिए कहते हैं। इसका अर्थ ही होता है कि ऐसे क्षेत्र से होता है जहां विरोधी खेमा में बड़े देशों के बीच संकट के अवसर आ जाए। बड़े देशों मतलब कैसा होता है, मान के चलिए शीत युद्ध का मतलब है कि 2 देश हैं, कौन कौन, अमेरिका और सोवियत संघ उसमें लड़ रहे थे। तो ये जो है दोनों उतना ही ताकतवर थे, कितना, जितना होना चाहिए। ये जितना था
उतना ये भी था, है ना। और ऐसा लगता था कि ये जो है से लड़ाई होकर रहेगा, लेकिन होता नहीं है। ये बहुत बड़ा संकट होता है देखने को। उस समय जो है से पूरा देश जो है से, विश्व जो है से यही ताह में थे कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, तो अब लगता है कि तीसरा भी वर्ल्ड वॉर होकर ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी को जो है से शीत युद्ध कहा गया। अब आगे चलते हैं। युद्ध हो गए, कई जगह पर युद्ध की संभावना बनी रहती है। जैसे देखिए क्यूबा वाला बात देख लिए। क्यूबा जब 1962 में, जो बाबू 1962 में जब क्यूबा पर मिसाइल तैनात किया गया था, कौन, तो खुरबाचेव ने जब किए थे, तो कैनेडी साहब ने यही बात से तो डर था कि अगर हम उनसे लड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम पर ज़्यादा मतलब कि हानि देखने को मिलेगा। रीज़न है कि क्यूबा जो है से अमेरिका से सटा हुआ था, और उस पर जो है से किसका सैन्य अड्डा था, तो सोवियत संघ का सैन्य अड्डा था। लेकिन कई जगह पर युद्ध होने की संभावना रहता था, लेकिन बातें एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ती है। जैसे कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में अधिक जनहानि हुई। किसके किसके बीच हो गया था, देखिए मान के चलिए ना कि जब चुनाव प्रचार होता है, बड़े बड़े ऊपरे, जैसे कि मुखिया के चुनाव लड़ना है ना, तो मुखिया तो पूरा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन विधायकी का अगर चुनाव लड़ना है बाबू, तो सब कहता नीचे ना देखा कुर्सी हो, ऊपरे देखा के कर हा, तो आरजेडी के कर हा, तो बीजेपी के कर बा, कांग्रेस के, मतलब ऊपरे देखा जाता है। लेकिन फुटपाथ मतलब कि जो गाँव देहात में होता है, ले बीजेपी के या आरजेडी के एक हनी आपस में मारधाड़ करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब बड़ा पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटकन जो होता ना है गाँव में, नेतवन जो चपलूसियन करता है, वैसा ही वाला बात है। जब यहाँ पे शीत युद्ध हो रहा था, अमेरिका जो है से सोवियत संघ से आपस में बात हो रही थी, लेकिन कुछ कुछ जगह पर जो है से मारधाड़ होना स्टार्ट हो गया था। तो मारधाड़ छोटा मोटा होना लाजमी है, लेकिन हुआ नहीं बढ़िया से, ठीक ना। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाई भी हुई। कुछ कुछ देखिए, एकदम तो ऐसा तो नहीं ना कर सकते हैं कि शीत युद्ध के बीच जो ऐसी लड़ाई होवे नहीं किया, हुआ कुछ हद तक हुआ, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन कुछ कुछ खूनी लड़ाई हुआ। लेकिन यह संकट तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं ले पाया। कितने, तो तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं ले पाया, ठीक है। तो पूछता है कि शीत युद्ध के दौरान जो है क्या चीज़ लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो हुआ था बाबू, खून खराबी भी हुआ था, कुछ मारधाड़ बढ़िया हद तक हो गया था, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध रूप में नहीं जा पाया। इसीलिए शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध वैसा युद्ध को कहा जाता है जब लगे कि दो आपस में ताकतवर देश जो है से आपस में लड़ जाएंगे, लेकिन लड़ता नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके बाद जो है से दोनों के बराबर शक्ति होता है, दोनों महाशक्तियाँ, ठीक है। कोरिया 1950 से 53 याद रखिएगा, बर्लिन 58 से 62 याद रखिएगा, कांगो जैसे 1960 के दशक में शुरुआत हुआ था, यहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तथा अन्य जगहों पर सीधे मुठभेड़ स्थिति की हो चुकी थी, लेकिन फिर भी तीसरा युद्ध नहीं हो पाया। जवाहरलाल नेहरू ने उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने मध्यस्थता निभाई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ ना कि जब आपस में लड़ रहे थे, तो हमारा देश जो है से आज़ाद ही हुआ था। मतलब बहुत सारे देश जो है से आज़ाद हुए थे। अब जो हम लोग जो आज़ाद हुए थे, तो हम लोग को लगता था ना उस समय जो है से जो लगता था, जो आज़ाद हुए थे तुरंत, उसको लगता था ना कि ना तो हम अमेरिका में शामिल हो और ना तो हम किसको में, तो सोवियत संघ में शामिल हो। हम लोग न्यूट्रल एक तीसरा दुनिया बसा लेता है। कैसा, तो तीसरा दुनिया बसा लेंगे। ई मर के कट जा, ई मर के कट जा, और ऐसे हमारा मतलब नहीं है। हम जो है से आराम से रहेंगे, हमारे पास सैनिक भी नहीं, हमारे पास जो है से पैसे भी, आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है। हम लोगों के पास तो खाने का खुद ही पैसा नहीं था। कब, जब उस समय आज़ादी मिला था। तो ऐसा हम लोग के बीच में मतभेद चल रहा था। तो ऐसे ऐसे जो देश थे जो चाहते थे कि ना तो अमेरिका की तरफ रहें और ना ही हम सोवियत संघ की तरफ रहें। इसी ने तीसरा दुनिया एक गुट निरपेक्षता मतलब की स्थापना किया। गुट निरपेक्षता का स्थापना का मतलब होता है ना, गुट निरपेक्षता का मतलब बाबू कि ना तो हम इसमें शामिल होंगे, ना तो हम इसमें शामिल होंगे। हम एकदम साइलेंस रहेंगे, एकदम साइलेंस। ये मर जा कट जा वगैरह से हमारा मतलब नहीं है। हम एकदम आराम से साइलेंस रहेंगे, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। वही बात है कि दो ध्रुवियों में चुनौती, गुट निरपेक्षता का बड़ा चुनौती हो गया था। अब कैसे गुट निरपेक्षता कहिएगा कि गुट निरपेक्षता क्या चीज़ है, तो देखिए गुट निरपेक्षता क्या चीज़ है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों ने दुनिया को दो खेमों में बांट दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है दोनों महाशक्तियों ने दुनिया को कितने खेमों में बांट दिया, तो दो खेमों में बांट दिया। ऐसा में नव स्वतंत्र देश के सामने फिर से गुलाम हो जाने का खतरा आ गया। को खतरा आ गया, ठीक है। इस परिस्थिति में कुछ देशों ने दोनों खेमों गुटों को अलग करने का फैसला किया। इसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना
जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का नींव 1955 में वाडूंगर सम्मेलन में पड़ चुकी थी। अब पूछता है कि इसका जो है से गुट निरपेक्षता आंदोलन का जो है नींव कहाँ पे पड़ा था, तो 1955 के बांडुंग सम्मेलन में पड़ा था। इसका मतलब समझे ना कि किसको गुट निरपेक्षता कहा जाता है। गुट निरपेक्षता वैसा कहा जाता है जैसे कि देखिए यहाँ पे लिख दिया ना कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों दुनिया से दो खेमों में बट गए थे। जैसे दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दो खेमों में नहीं बट जाएगा जी। एक अमेरिका हो गया, एक हो गया क्या चीज़, तो एक हो गया सोवियत संघ। ऐसे में जो नव स्वतंत्र देश का मतलब समझिए, नव स्वतंत्र के देश के मतलब कि जो देश जल्द ही आज़ाद हुए थे, वे जैसे नए नए थे, उसके पास जैसे सैनिक नहीं थे, बहुत सारे सुविधा नहीं थे, आर्थिक तंगी भी था। उनको लगने लगा था ना जैसे कि देश हमारा जैसे भारत है, तो हम लोग को लगने लगा था कि लगता है कि जब तीसरा विश्व युद्ध होगा तो फिर हम लोग गुलामी के जंजीर में चले जाएंगे। ऐसे स्थिति में खुद को दोनों खेमों से अलग रखना ही गुट निरपेक्षता आंदोलन कहलाता है। और इसी को जैसे शुरुआत बांडुगर सम्मेलन में 1955 में कर दिया गया। इसमें मेन फोकस था कि हम तो ना तो अमेरिका के साथ रहेंगे ना हम सोवियत संघ के साथ रहेंगे, हम जो है से न्यूट्रल रहेंगे। उसी को जैसे गुट निरपेक्ष कहते हैं। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे तो देखते हैं। यूगोस्लाविया के रहने वाले थे कौन, तो जोसेफ ब्रोज टिटो। दिखाएंगे सबका फोटो भी दिखाएंगे कैसा कैसा थे, ठीक है। यूगोस्लाविया से पूछता है तो गुट निरपेक्षता का ऑप्शन में दे देगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के जैसे संस्थापक कौन कौन थे। इसमें से जैसे इस सब का नाम दे देगा, एक नहीं देगा, तो आप याद रखना पड़ेगा। यूगोस्लाविया के रहने वाले कौन थे, तो जैसे जोसेफ टिटो याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा टिटो, इतना याद रखने का कोई ज़रूरी नहीं पड़ेगा, ठीक है। भारत के कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मिस्र के कौन थे, तो नासिर थे। एकदम छोटा छोटा नाम याद रखिए, है ना। ये गुलाम गमला अब्दुल नासिर, इतना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नासिर याद रखिए, ठीक है। यूगोस्लाविया के टिटो याद रखिए, और इंडोनेशिया को सुकर्नो याद रखिए, ठीक है। और घाना के बामे याद रखिएगा, बस इतना ही याद रखिए। तो यही जो थे से कितने थे, तो 2 3 5, यही 5 लोग जो थे से किसका स्थापना किए थे, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे, ठीक है। तो याद हो गया होगा। यूगोस्लाविया के कौन थे, तो मार्शल जोसेफ टिटो थे। भारत के नेहरू साहब थे। मिस्र के नासिर थे। इंडोनेशिया के सुकर्नो थे। और घाना के बामे थे। इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब कर चलते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो पहला सम्मेलन जो है से देखिए नींव कहाँ पे पड़ा था, तो वांडू सम्मेलन 1955 में हुआ था, ठीक है। पूछेगा नींव कब पड़ा था, तो 1955 याद रखिएगा। लेकिन पूछेगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये जो है से 1961 में बेलग्रेड, कहाँ पे हुआ था, तो 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। इसमें जो है से कुल कितने से देश भाग लिए थे, तो 25 देश जो है से इस समय भाग लिए थे, ठीक है, भाग लिए थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन जो है से कहाँ पे हुआ था, पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा पहला सम्मेलन 1961 में। कब हुआ था बाबू, 1961 में। कितने देश भाग लिए थे, तो 25 देश भाग लिए थे। कहाँ पे हुआ था, बेलग्रेड में, याद रखिएगा, ठीक है। अब पूछ लेता है कि 14वां सम्मेलन कहाँ हुआ था। जो इम्पॉर्टेंट है आपके NCERT में दिया गया बाबू, उसी को जो है से यहाँ पे फॉलो कर रहा है, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो 2006 में हावना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था बाबू, हावना कहाँ पड़ता है, तो क्यूबा में पड़ता है, ठीक है। उसमें जो है टोटल कितने देश भाग लिए थे, 116 देश भाग लिए थे, ठीक है। और 15 पर्यवेक्षक देश थे, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन से भारत का क्या लाभ हुआ। अभी जब गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो है से हम लोग भाग लिए, तो इसका जो है से मेन भारत पर के बारे में आप देखते हैं कि भारत के रहने वाले हम लोग हैं, तो हम लोग का क्या चीज़ फ़ायदा हुआ था। तो देखिए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र होकर अपने हित में ले पाया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र होकर जो है से अपने हित में ले पाया। भारत दोबारा से गुलाम होने से बच गया। जैसा ही हम लोग जो है से किसी खेमा में अगर चल जाते, अमेरिका की तरफ चल जाते या फिर सोवियत संघ की तरफ चल जाते, तो हम लोग जो है से गुलामी में फिर से जकड़ने का जो है से जकड़ने का क्या चीज़, तो मतलब जकड़ ही जाते, ठीक है। इसलिए जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन से जब घुसे तो हम लोग की ये सब लाभ देखने को मिल गया। भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा, अगर कोई एक महाशक्ति उसके खिलाफ हो जाता तो वह दूसरी महाशक्तियों करीब जा सकता था, अपनी संप्रभुता को बरकरार रख सकता था, ठीक है। तो यही बात है कि हम लोग जैसे संप्रभुता को जो जैसे कायम, इसको से क्या चीज़ कायम रख लिए। अब कहते हैं कि संप्रभुता क्या चीज़ होता है, व्हाट इज द संप्रभुता, बताइएगा। तो संप्रभुता उसे कहते हैं जिसमें जो है किसी भी देश जो है अपने देश के आंतरिक सीमा को और देश के जो है बाहरी सीमा के बारे में जो है अपना जो है खुद निर्णय ले सके, उसी को जो है संप्रभुता कहते हैं। तो भारत कैसा, तो भारत एक संप्रभुता है, ठीक है। अब कहेंगे कि सर बिहार क्या चीज़ है, बिहार संप्रभुता है,
बिहार के बारे में देखते हैं। अब मान के चलिए कि मोदी चाचा पगला गए थे, ठीक है, और बोल दिए कि हम जो है से 2000 नोट के क्या कर रहे हैं, तो 2000 वाला हम बंद कर रहे हैं। अब बिहार से उठे नीतीश चाचा भोरे भोरे मार के। नीतीश चाचा का ना हो मोदी, हमरा से नहीं हो तो बंद, कहा हम नोट ना बंद करेंगे, ऐसा हो सकता है? तो बिहार जो है संप्रभुता नहीं है, बिहार में संप्रभुता नहीं है, ये जो है से अपने खुद निर्णय नहीं ले सकता, लेकिन भारत जो है से संप्रभुता है, ये जो है से ले सकता है। उसके बाद देखेंगे भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति को आलोचना, इसके बारे में क्या चाहिए आलोचना का मानना है कि भारत गुटनिरपेक्ष नीति सिद्धांत विहीन है। इसको मानना है कि भारत जो है इसका विहीन है, यानी कि कोई भाग नहीं है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों के साधने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचता है। भारत का व्यवहार स्थिर नहीं है। आलोचक कहते हैं कि भारत में क्या है 1971 में सोवियत संघ से मित्रता की संधि की, जो कि गुटनिरपेक्षता नीति के खिलाफ था। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत सोवियत संघ में शामिल था और गुटनिरपेक्षता को ढोंग करता था। अब कहने का मतलब है ना कि जो कुछ लोग का कहना है ना कि भारत जो है इसका आलोचना इसलिए भारत को किया गया कि भारत जो है गुटनिरपेक्षता में था ही नहीं, ये सिर्फ क्या कर रहा था, तो ढोंग कर रहा था। अब कैसे भाई ढोंग कर रहा था? क्योंकि आलोचक का कहना है ना बाबू कि 1971 में जैसे सोवियत संघ से मित्रता किया। हाँ, मानते हैं कि मित्रता की, इंडिया जो है मित्रता किससे, सोवियत संघ रशियन से की है, लेकिन ऐसा मतलब नहीं था कि हम सोवियत संघ के साथ थे। युद्ध में जो है हम सोवियत संघ के साथ बिल्कुल नहीं थे। ये जो है मित्रता तो बाद में हुई, 1971 बाद में 71 में हुआ, लेकिन उस समय जो है बिल्कुल युद्ध के लिए मित्रता नहीं किए थे। हम लोग जो है अपना जो है कुछ हेल्प के लिए मित्रता किए थे। तो ऐसा ही मानना है ना कि ये जो है गुटनिरपेक्षता के खिलाफ मित्रता नहीं करना चाहिए। ठीक है भैया, नहीं करना चाहिए, लेकिन गरीब को अगर जो है हम लोग उस समय क्या थे, हम लोग के पास उतना आर्थिक तंगी था जिसमें हम लोग आज़ाद हुए थे, तो उतना जो है हम लोग के पास हथियार वगैरह कुछ भी नहीं थे। आज रसिया जो है बहुत सारे हम लोग का हेल्प करता है। याद रखिएगा, अगर चाइना का मुद्दा आएगा बाबू तो अमेरिका जो है चाइना के सहयोग करने लगेगा, लेकिन जो है हम लोग का हेल्प बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए अमेरिका जो है आस्तीन का साफ है, वो जिधर देखता है उधर चल जाता है। लेकिन सोवियत संघ जो अभी रूस सबसे बड़ा हो रहा है, वो जो है हम लोग का ऑलरेडी हेल्प करता है और करता ही रहेगा। ठीक है, कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत सोवियत संघ में शामिल था। बता रहे चाचा कैसे शामिल था भाई? ये जो बोलता ना वही ढोंग कर रहा है। हम लोग जैसे गुटनिरपेक्ष में शामिल थे, ना कि हम किसी गुट में शामिल थे। ठीक है, अब चलते हैं सोवियत संघ में जैसे जो नेता के नाम पढ़े उसके बारे में देख लेते हैं। ये कौन थे? तो वामे था। वामा जो है कैसन था? देखिए, वामो का अगर चित्र नहीं लौक रहा बाबू तो इसको चित्र दिखा देते हैं, ठीक ना। कैसे थे वामा? देखे ऐसा थे वामा साहब, ऐसे थे। कहाँ से? तो घाना से थे। वामा कौन थे बाबू? तो घाना के पहले प्रधानमंत्री थे। आज़ादी की लड़ाई के अगुवाई अफ्रीकी एकता और समाजवाद के पक्ष तथा नव उपनिवेश का विरोध किए थे और सैनिक का षड्यंत्र किए थे। इतना आप लोग को याद नहीं रखना, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जैसे ये सब समर्थन थे। ठीक है, अब्दुल नासिर देख लीजिए ऐसा थे, मार्शल जोसेफ टिटो ऐसा थे, और ये जैसे जवाहरलाल नेहरू ऐसा थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री एशिया एकता, औपनिवेशीकरण और निरस्त्रीकरण के प्रयास किए और विश्व को शांति करने का प्रयास किए। ठीक है, अब गुटनिरपेक्ष तो देख लिए। अब उसके बाद जो है अगला टॉपिक देखते हैं। अब देखते हैं कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से क्या अभिप्राय है। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से क्या प्रभाव है? तो देखिए, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा लंबा सेशन हो रहा है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। अभी तक बाबू चैनल को शेयर नहीं कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, और जो भी अपने सगे संबंधी है, महिला मित्र है, पुरुष मित्र है, जैसा भी है, उनको ज़रूर बताइए कि जैसे एग्जाम एक्सप्रेस चैनल पर जो है आपका ऑलरेडी जैसे जो भी बच्चे जो 2025 में बोर्ड देना चाहते हैं, उनके लिए जैसे ये बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी यहाँ पर कराया जा रहा है। तो मिलते हैं, जब तक के लिए बने रहें।